सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। जैसे जैसे बजट आने का वक्त करीब आ रहा है, ताजिरों और आवाम में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि किस तबके पर टैक्स कम किया जाएगा और ऐसा कौन सा सेक्टर होगा जिस पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त सबके जहनों में मौजूद हैं और आवाम ये मुतालबा करने में भी किसी हद तक हक बजाने में है कि मुलाजमत पेशा और कारोबारी अफराद पर टैक्स बढ़ाने के बजाय FBR अपने टैक्स नेट को उन लोगों और इदारों तक वसी करे जो टैक्स देने से इनकारी हैं, ना दहिंदा हैं और टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। अब कुछ मुतालबात और कुछ तजावीज़ मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से सामने आए हैं। इस सिलसिले में वो आपके सामने रखते हैं। एक मुतालबा ये सामने आया है कि नए टैक्स लेने वाले और जो लगाने वाले इदारे हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए ताकि पहले से रजिस्टर्ड अफराद को दोबारा से तंग ना किया जा सके। चूंकि देखा यह गया है कि जब भी FBR मुकर्रर करदा आदाफ हासिल करने में नाकाम रहता है तो टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान पर मजीद टैक्स लगाकर अपना खसारा पूरा करने की कोशिश की जाती है। फिर एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि FBR अफसरान की तनख्वाहों और मराद को उनकी कारकर्दगी से मशरूत कर दिया जाए, यानी जितनी अच्छी टैक्स कलेक्शन होगी उतनी ही ग्रोथ और उतनी ही बेहतर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो मराहत हैं, हुकूमत को इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसमैन पर टैक्स बढ़ाने से ज़्यादा इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक टैक्स पेयर की कैपिटल जनरेशन और मुल्क को टैक्स देने की मकदार को बढ़ाया जा सके। हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि टैक्स देने वाले अफराद से मजीद टैक्स वसूली के लिए नए तरीके सामने लाए जाएँ, चाहे वो लग्जरी अखराजात हों या फिर इंपोर्टेड गाड़ियाँ हों। रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत को पाकिस्तान में बनने वाली अशिया की कीमतों में कमी की ज़रूरत है ताकि आलमी मंडी से मुकाबला किया जा सके। जहाँ देखा जाए तो पाकिस्तानी मजदूर इस वक्त सबसे कम कीमत पर काम करने को तैयार रहते हैं। एक और मुतालबा यह भी है कि आने वाले बजट में टैक्स रेवेन्यू टारगेट को अंदाजों के बजाय हुकूमती आमदनी के मुताबिक ही रखा जाए। मकामी मजदूरों और स्किल्ड पर्सनस को मुल्क से बाहर भेजने के बजाय हुकूमत को इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्सपोर्ट्स फोकस करना चाहिए है ताकि मुल्क से ब्रेन ड्रेन ना हो। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इदारे या सनती यूनिट्स जो मुल्की मईशत में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें उनके लिए फौरी तौर पर अलहदा और ग्रोथ ड्रिवन पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो मुल्क की तरक्की में मजीद किरदार अदा कर सकें। इसी तरह FBR को यह भी चाहिए कि आवाम की सहूलत और आसानी वाला टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराए ताकि एक एक चीज़ पर बार बार टैक्स देने से जान छूटे और अफसरान की जानिब से हैरेसमेंट ना किए जाने से कारोबारी एतमाद में मजीद इजाफा किया जा सके। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ताजिर और आवाम दोस्त वन विंडो ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तजवीज़ ये भी है कि सनतों को बिजली और गैस पर टारगेटेड सब्सिडी देने की भी ज़रूरत है क्योंकि कम कीमत बिजली और गैस ना मिलने की वजह से छोटी सनतें मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आलमी तिजारती एक्सपोर्ट्स में शिरकत और एक्सपोर्ट्स के लिए रियायतें और आसान तरीक़ेकार भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक और तजवीज़ ये है कि हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद एक ऐसा मेगा प्लान बनाने की ज़रूरत है जो टैक्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों समेत दीगर सेक्टर्स में मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा करे। अभी तजावीज़ तो बहुत सारी हैं, मुतालबात बहुत सारी हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन कौन सी तजावीज़ और मुतालबात काबिल अमल हैं कि हुकूमत अमल करने में संजीदगी दिखाएगी और हमारी ओवरऑल मईशत में और टैक्स के सिस्टम में बेहतरी आएगी। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी आप लोगों की इस वक्त चल रही हैं। ज़ाहिर है बहुत कम वक्त रह गया है बजट के पेश होने में, तो अब ये जो इस वक्त तजावीज़ हैं बिजनेस सेक्टर की, पब्लिक की जो डिमांड्स हैं उनकी किस हद तक पूरी होने जा रही हैं, कितना रिलीफ मिल सकेगा इस बजट में? देखिए, पहले तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि IMF के प्रोग्राम में हम हैं, सेकंड रिव्यू उसका पास हुआ है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो साइन किया था सेकंड रिव्यू का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुकूमत ने IMF से एग्री करी हैं। उसमें एक तो टैक्स नेट को बढ़ाने का है, एग्रीकल्चर सेक्टर, रिटेलर, रियल एस्टेट, इनको टैक्स नेट में लाने का है। जो आपने जैसे बतलाया है कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी मेकिंग अलग-अलग, तो यानी इस वक्त FBR ही पॉलिसियाँ बनाता है और फिर FBR ही उन पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करके टैक्स कलेक्ट करता है। लोगों का ये चीज़ें की गलत है, इससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इसमें है। पॉलिसी मेकिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो और ये डिवीजन, और टैक्स की कलेक्शन जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट हो। उसमें बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ पाई जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ टैक्स कलेक्टर तो ऑलरेडी अब
उन्होंने जो नए चेयरमैन एफबीआर है उस पे और शहबाज शरीफ साहब में बड़ा जोर दे रहे हैं, और परफॉर्मेंस के ऊपर वो उनको इनामात, उनके बोनस, उनकी इंक्रीमेंट ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। और ये हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में इसकी प्रेजेंटेशन भी दी थी, विच इज अ गुड थिंग। और महकमे में भी जो बोनसेस और इंक्रीमेंट्स मिले वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो। ये नहीं कि सबको 10% या 15% आपने दे दिया, उससे फिर एक compete करने का और एफर्ट्स करने का जज्बा नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही कही कि न्यू जॉब क्रिएशन हमें बढ़ाना होगा और ब्रेन ड्रेन को रोकना होगा, लेकिन टैक्स जो है हमारा नेट, उसको 15% का ये हदफ इन्होंने मुकर्रर करा है। और नेट टैक्स ये बात कर रहे हैं कि फिर इस साल टैक्स रेवेन्यू में 40% ग्रोथ का टारगेट रखा था। अच्छा। तो ये अपना मैं ही समझता हूँ कि अनरियलिस्टिक टारगेट था, और ये एफबीआर की बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना टारगेट 40% आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं है, 5-6% इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है, आपकी इकोनॉमी 2%, 2.5% ग्रो कर रही है। तो हमें ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट से भी अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि हर क्वार्टर में ये पता चलता है कि टारगेट नहीं हुआ, और फिर एक रूमर चलती है कि जी मिनी बजट आ रहा है, टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, नए टैक्सेस लगा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि सनत को वायबल बनाना है। अभी पिछली संडे को हमारी कराची में चीफ मिनिस्टर के साथ और 3 मिनिस्टर आए थे, वफाकी वजीर पेट्रोलियम, वफाकी वजीर फाइनेंस औरंगजेब, अली परवेज मलिक और सरदार अपना हफीज खान लगारी। हम पूरे दिन उसमें 2:30 बजे 3 साढ़े 3 बजे तक हमारी मीटिंग रही है। इन्होंने जो IMF से एग्री किया उसके मुताबिक तमाम कैप्टिव पावर जनरेशन, गैस के जो जनरेटर चलते हैं इंडस्ट्रीज में, वो शिफ्ट हो जाएंगे पावर के ऊपर, ग्रिड के ऊपर। और ये बिजनेस कम्युनिटी करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमारे अरबों रुपए लगा है इसमें। आप ये के कहने पे तो लगाया ना, जब आपने कहा था कि बिजली नहीं है, आप अपने कैप्टिव पावर लगा लें, गैस के कनेक्शन दिए थे। अब आप कह रहे हैं गैस जो है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप पावर पे आए, क्योंकि हमारे पास एक्सेस पावर है, 8000 मेगावाट की एक्सेस पावर है, और 2000 मेगावाट की जो पावर इनके पास है, जो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना होने की वजह से ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे। तैयार है लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे। तो आज पावर सेक्टर वालों ने हमें प्रेजेंटेशन दी थी कायमा कमेटी में इकोनॉमिक अफेयर की, और बड़ा दुख हुआ कि प्लानिंग नहीं है, बिजली पैदा करके बना ली है, आगे ट्रांसमिट करने के लिए सिस्टम नहीं है, या सिस्टम का ऑगमेंटेशन नहीं है, और वो नहीं जा पा रहे। तो ये तमाम तकलीफ है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम पावर पे नहीं जाएंगे। अगर हम पावर पे जाएंगे तो एक तो कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रिक डिस्कोस लोड शेडिंग होती है, जर्क्स आते हैं। तो मेरे तो फिर एक तो ये कि इसका फिर कोई इसका वे आउट अभी निकल सका है, या अभी फाइनेंस कमेटी में अभी इस पर डिस्कशन चली रही है? हुकूमत ने तो काम कर लिया, हुकूमत ने बिल पास करा लिया है, और वो बिल के मुताबिक अगर ये लोग शिफ्ट नहीं होंगे कैप्टिव पावर वाले ग्रिड के ऊपर, तो वो गैस काट सकते हैं। और मुझे अली परवेज मलिक जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम कहते हैं बेग साहब, फिर हमें मजबूरन, तो मैंने कहा आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये अरबों रुपए के भी तो उनको बता दें, और फिर जब ग्रिड पे जाएंगे तो फिर करोड़ों रुपए की और इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लगाने के लिए। तो ये सब चीजें आप एक सनतकार पे डाल रहे हैं, वो किस तरह अफोर्ड करेगा? तो बड़ी इसमें अभी तक अनसर्टेनिटी, ये भाम भी है, बड़ा रिजर्वेशन। और मेरे साहब ये बोझ जो इस वक्त ये डल रहा है सनतकारों पर है, बिजनेसमैन पर, क्या इसके बदले बजट में कहीं कोई रिलीफ भी ऐसा मौजूद है जो कि थोड़ा सा इसको कम्पनसेट कर सके? देखिए रिलीफ भूल जाए, बल्कि घरेलू सार्फिन को जो सस्ती बिजली कर रहे हैं वो इंडस्ट्री से, और जो गैस दे रहे हैं, बल्कि पावर तो अब दे चुके हैं जो देना था 7.5 रुपए का, गैस में जो घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे रहे हैं वो पूरी
इंडस्ट्री पे डाला हुआ है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 3,500 MMCF इस वक्त रेट है। उन्होंने ऑलरेडी 5% पेनल्टी उसमें लगा के 4,900 अरब रुपए कर दिया, और उन्होंने 3 महीने में कहा कि अगर ये शिफ्ट नहीं होते पावर पे, नेशनल ग्रिड पे, तो फिर मजीद 5%, फिर 3 महीने बाद मजीद 5%, और फिर आखिर 3, यानी टोटल 20% पेनल्टी लगाएंगे वो गैस के बिलों को बढ़ा के। इसको लीवे कहते हैं, मैं इसको पेनल्टी कहता हूँ। तो ये सब चीजें अच्छी तो नहीं है, मेरे मुंह से सुन के कोई भी खुश नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये IMF से एग्री करके और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया तो उसका हिस्सा है, और ये बजट से पहले इसको बिल को पास कराया है। और हमने मुल्क के मफाद में कि ये IMF ने फंड डिसबर्स कर रहे हैं, इंडिया पहले ही पीछे लगा है कि वो फंड डिसबर्स ना हो। 2.3 बिलियन के, जिसमें 1.1 बिलियन स्टैंड बाई लोन है। तो अब मेरे साहब ये जो बिल पास कराया, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन फौरी हो भी जाती है, और ज़ाहिर एक बड़ा भारी बोझ हमारी बिजनेस कम्युनिटी पर इससे अगर डल जाता है, तो इससे हमारी ग्रोथ पर या एक्सपोर्ट्स पर या इंडस्ट्री की प्रोडक्शन पर कितना फिर फ़र्क आ जाएगा? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको गैस में अगर आप चलाएंगे तो गैस की कीमत बढ़ाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो हमें रोके, हमें इजाजत है कानून में जितना आइन में है। लिहाजा वो कीमत के नाम पे लीवे लगाते जाएंगे, कि टैरिफ बढ़ाते जाएंगे। तो 4,900 में अभी परेशान है सनतकार कि अगर हम गैस पे ही कैप्टिव पावर चलाते हैं तो 4,900 हो गया, 3 महीने के बाद मजीद 5% इसमें इजाफा, और फिर मजीद 5%। तो अब ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है। सनतकार एक्सपोर्टर जो है बेबस हैं, और हुकूमत भी बेबस और लाचार नजर आती है IMF के सामने। लेकिन गैस की टैरिफ जो अब नए ये लाए हैं और ला रहे हैं, वो बारे में तो है ही नहीं। पावर में इन्होंने कहा कि हम कम करना शुरू करेंगे बढ़ाने के बजाय, और आके अभी भी गैस की कीमत से वो 2-3 रुपए कम है। ठीक है, तो कहते हैं आप उधर जाएं जहाँ पे हम। अब मेरे साहब ये पिछले 18 महीने या 2 साल जो बड़े चैलेंजिंग थे हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, हमारी इकोनॉमी के लिए, हुकूमत के लिए, आवाम के लिए, सभी के लिए, अब वो मुश्किल वक्त गुजार कर हमारे सारे मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त जब हमारे अंडर कंट्रोल हैं, तो अब ये जो बजट अब आएगा बिज़नेस कम्युनिटी और आवाम में बतौर मजमूई, आपको लगता है कि पहले से बेहतर हालात की तरफ लोग जाएंगे? पिछले 2 सालों की निस्बत बेहतर उनकी माशी हालात हो पाएंगे? देखिए, मुल्की माशियत तो बेहतरी की तरफ आई है, और इससे इकोनॉमिक कंसोलिडेशन एंड रिवाइवल। औरंगजेब साहब को मैं बड़े मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कॉमर्स टीम में जाम साहब से अभी वो गए हुए हैं जापान, फिर वो अमेरिका भी जाना है, ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ डिस्कस करना है। तो लेकिन एक गुड न्यूज़ आपको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हम बजट डिस्कस कर रहे हैं, कल भी फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग है, फिर कॉमर्स की मीटिंग है नेक्स्ट डे। तो इसमें एक चीज जो है वो ये है कि सैलरी क्लास के लोगों का टैक्स कम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि खुद औरंगजेब साहब ने कहा कि मुझे चुभता है, पिछले साल सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेस इजाफा हो गया था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी एंड रेवेन्यू, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की तरक्की करती मईशत की उड़ान को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत मजीद ऐसे इक़दाम पर इस वक्त गौर कर रही है जो मुल्क को माशी तौर पर मजीद इस्तेहकाम दें और पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल में भी कमी लाई जा सके। अब हुकूमत अगले माली साल से इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने का इरादा रखती है, लेकिन वजारत सनत ने इस बात का खदशा भी जाहिर किया है कि इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म या कम करने का मनसूबा कम अज़ कम 15 बड़े रोज़गार पैदा करने वाले शोबों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। वजारत सनत के मुताबिक ज़्यादातर छोटी सनतों
आयातों को खदशा है कि नई पॉलिसी के बाइस सनतों की बंदिश का खदशा है और 15 शोबे ऐसे हैं जो मुमकिन तौर पर बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं, जिनमें केमिकल है, पॉलिस्टर है, आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स है और सेरामिक्स शामिल हैं, जो बहुत बड़े जॉब जनरेटर्स हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 के तहत दरामदी ड्यूटी में कमी का पहला मरहला आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में नाफिज किया जाएगा और यह मनसूबा आइंदा 5 बरसों में मुकम्मल होगा। अब टैरिफ स्लैब्स की तादाद इस वक्त 5 है, जो कम करके 4 कर दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी को 20% से कम करके 15% तक लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 में इजाफी कस्टम्स ड्यूटी को 4 साल में मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। रेगुलेटरी ड्यूटी को भी 5 साल में ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि कस्टम्स एक्ट के 5th शेड्यूल को 5 साल में मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी की 4 नई स्लैब्स होंगी, यानी 0%, 5%, 10% और 15%। मौजूदा स्लैब्स 0%, 3%, 11%, 16% और 20% पर मुश्तमिल हैं, जिनमें 3% के स्लैब को ख़त्म करके उसके आइटम्स को 0% या फिर 5% स्लैब में मुंतकिल किया जाएगा। 11% स्लैब को 10% और 16% स्लैब को 15% कर दिया जाएगा, जबकि 20% की स्लैब को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा। सनती खाम माल और कैपिटल गुड्स की दरामद का 5th शेड्यूल भी आइंदा 5 वर्षों में ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल इकनॉमिक बोर्ड का इजलास 9 जून को तलब कर लिया है, जहाँ हुकूमत आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का इरादा रखती है, जो रवां साल 2.7% से ज़्यादा है। अब साल के आगाज़ में पेश किए जाने वाले माशी तरक्की के प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का मकसद भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा करना है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए रेमिटेंसेस बढ़ाना है। अब इन तमाम मामलात को देखते हुए यहाँ पर ज़ाहिर सवाल भी कुछ पैदा होते हैं। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई तो क्या वाकई पाकिस्तान का नुकसान होगा और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं ख़ासतौर पर उन पर कितना फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान के जो ओवरऑल इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कितने इससे बेहतर होते जाएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली फरीद साहब, हुकूमत इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अच्छे इकनॉमिक प्लान्स बनाए जाएं, आगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए। ज़ाहिर उड़ान पाकिस्तान को अगले 5 सालों में कामयाबी से अगर हमकिनार होना है तो हमारे मुल्क की इकॉनमी अच्छी खासी बेहतर हो सकती है। ये जो नए प्लान्स और नए इस वक्त हुकूमत कुछ चीज़ों पर अमल दरामद करने जा रही है, आपके ख्याल में कितनी कामयाबी के इम्कान हैं? जी, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है और उसमें डिसीजन मेकिंग में हमेशा ट्रेड ऑफ्स होते हैं। हर डिसीजन का एक पॉजिटिव पहलू होता है और कुछ ऐसा पहलू होता है जिससे कुछ लोगों को और कुछ एस्पेक्ट्स में उसका नुकसान होता है। तो जो ट्रेड पॉलिसी आपने डिस्कस की, तो उसमें डेफिनेटली जो पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली ये पॉलिसी की थी कि हम इंपोर्ट्स पे हमने टैरिफ्स बढ़ाए हुए थे ताकि डोमेस्टिक सेक्टर्स को इंसेंटिव्स मिले कि वो ग्रो कर सके। कुछ इंसेंटिव्स ऐसे हैं जो कई सालों से या कुछ दहाइयों से चले जा रहे हैं, मगर उन इंसेंटिव देने के बावजूद वो जो सेक्टर्स थे वो ज़्यादा कोई तरक्की नहीं कर सके और अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके। इंसेंटिव देने का इफेक्टिवनेस जब भी होती है जब वो इंसेंटिव जो है वो थोड़ी देर के लिए हों और उसके बाद फेज आउट हो जाए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिन सेक्टर्स को इंसेंटिव दिए गए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि वो कभी अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हो सके क्योंकि उनको उस इंसेंटिव्स की आदत पड़ गई। तो अब जब हम उन इंसेंटिव्स को निकालेंगे तो जाहिर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उन इंडस्ट्रीज़ को आएगा जहाँ पर इनको फ़ायदा मिल रहा था, मगर नेट पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि आवाम के लिए इसका मतलब है कि चीज़ें सस्ती आएंगी। जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स है उसके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, सिंप्लीफाइड ट्रेड बैरियर्स होंगे। तो आई एम श्योर कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बेहतर ही होगा। अच्छा, और ये जो ट्रेड डेफिसिट है इस वक्त जो ज़ाहिर है हम हर साल देखते हैं कि वो उसमें खातिर ख्वाह इजाफा होता है, तो ये उसको कम करने में कितनी मुमकिन ये पॉलिसी और ये चेंजेस साबित हो सकेंगी? जी, एक तरीके से तो जब आप टैरिफ्स कम करते हो इंपोर्ट टैरिफ्स, तो उसका खदशा यही होता है कि इंपोर्ट्स बढ़ जाएगी, यानी आपकी बरामदात जो है वो बढ़ जाएंगी और बरामदात बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो और ख़राब हो जाता है। तो एक तो इसका पहलू ये है, मगर मुझे यकीन है कि हुकूमत जो है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बड़ा फोकस रख के हम मैनेज करें इकॉनमी को, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट मस्ट हैव थॉट अबाउट कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इट विल आउटवे द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर आप जो आपने डिटेल्स बताई उसमें जो कमी है टैरिफ्स में वो ओवर टाइम हो रही है, एक तो ये बात है। दूसरी कमी हाल ही नहीं है, उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स भी हैं, तो उसके वजह से भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा ये कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट नीचे जाएगी जिसका फ़ायदा आवाम को आएगा इन द टर्म्स ऑफ लोअर इन्फ्लेशन, क्योंकि जो हमें चीज़ें जो टैक्स लग रहा था, कॉस्ट ऑफ इनपुट जो पड़ रहा था वो
थोड़ा कम होगा। तो अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अली फरीद साहब, वो ज़ाहिर है इम्पोर्ट लेड एक्सपोर्ट्स हैं। हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स का रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। तो अपनी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के दरमियान फिर हम एक बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकेंगे, चूँकि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो अभी भी हम पाकिस्तान में तैयार करने के काबिल तो नहीं है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये बैलेंस को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो मटेरियल्स आपने मेंशन किए जैसा केमिकल्स वगैरह, वो सारे दे आर रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर एक्सपोर्ट्स एज वेल। तो जब उसमें आप टैरिफ कम करेंगे तो एक तरीके से जो आपकी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब उनके कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उनका एक तो मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, प्लस उनकी कंपेटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट्स में बेहतर होगी। तो आई एम श्योर कि जैसे आपने उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि ये पॉलिसी तो उससे आई है, तो उसका एक जो मेन पहलू है वो यही है कि पाकिस्तान शुड मूव अवे फ्रॉम अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी टू एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। तो ये जो पॉलिसी है ये भी इसी पहलू पे ही देख के बनाई गई है, एंड आई एम श्योर कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि जो बेनिफिट हम एक्सपोर्ट सेक्टर्स को दे रहे हैं उसका क्या रिजल्ट भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो अभी अली फरीद साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, हम अगर 32-33 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और इंपोर्ट का फिगर हमारा कोई 57-58 अरब डॉलर पर है, अभी भी हम ये 26 अरब डॉलर के डेफिसिट पर मौजूद हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट को अगर डबल कर देते हैं, 66 चली जाती है, और साथ साथ 30-35 बिलियन डॉलर का अगर ये इंपोर्ट भी बिल भी बढ़ जाता है, तो ये हमारा डेफिसिट तो वहीं खड़ा रहेगा। फिर हमें उड़ान पाकिस्तान के टारगेट्स भी हासिल करके अचीव क्या हो सकेगा? जी देखिए, इस पर जो है वो एक डेडिकेटेड फोकस है ऑन एक्सपोर्ट्स, और वो एक्सपोर्ट्स जो है वो ऐसे सेक्टर्स खुल रहे हैं जो पहले नहीं खुले हुए थे, जिसमें पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो जैसा माइनिंग है, जैसा एग्रीकल्चर है, जैसा टेक्नोलॉजी है, अब क्रिप्टो एंड एआई एक सेक्टर है जो पहले बिल्कुल नहीं था, कल ही उसमें खबर आई। तो ये जो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है इन एरियाज़ की वो क्वाइट सिग्निफिकेंट हो सकती है। अगर आप सिर्फ माइनिंग पे देखें, जो सिर्फ रिको डिक के जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन पोटेंशियल है, दैट कैन रिजॉल्व आवर ट्रेड डेफिसिट। तो आई लाइक द फैक्ट कि गवर्नमेंट बड़ा ही डेडिकेटेड फोकस कर रही है ऑन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम पिछले जो मॉडल था हमारा जिसमें हम पहले चल रहे थे, वो तो हम पिछले 70 साल से ट्राई कर चुके हैं, हमें पता है कि उसका आउटकम क्या आता है। सो there's no other option but to focus on exports, and B, I'm quite confident कि जो नए एरियाज इस पे हम फोकस कर रहे हैं उस पे हमें रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो काफ़ी उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, उसमें एग्जीक्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और अभी तक हमने जो भी स्टेप देखा है उसमें सक्सेस ही देखी है। सही। अब ये जो नए नए रेवेन्यूज़ इस वक्त खुल रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यूज़ के, तो बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट का इस पर बड़ा संजीदगी के साथ फोकस भी है। लेकिन फिर वो जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे जो थोड़े से ओल्ड रेवेन्यूज़ हैं या वो सेक्टर्स जो कि अब कुछ इग्नोर हो रहे हैं या कुछ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, ख़ासतौर पर जो हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर है, फिर इनको स्मार्टली कैसे गवर्नमेंट को इस वक्त डील करना पड़ेगा? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ऐसे अगर हम नए सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट पे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को हम स्ट्रक्चरली चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जहाँ कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा होगा वहाँ पे पुराने सेक्टर्स को नुकसान भी होगा। और अब नुकसान का मतलब क्या है? एक तो जो उनमें स्मार्ट बिजनेसमैन हैं वो खुद ब खुद अपने आप को, अपने बिजनेस को चेंज करके उन एरियाज़ में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर ग्रोथ आ रही है, मगर उस पर जॉब क्रिएशन, जो लोग काम करते हैं उन सेक्टर्स में, उनको भी इफेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि वो एक तो डायरेक्टेड कैंपेन्स करे टू हेल्प पीपल वर्किंग इन दो सेक्टर्स जिनकी जॉब जाती है, तो उनको ट्रेनिंग मिल सके, उनको अगर उनको कोई इनकम सपोर्ट की ज़रूरत है वो मिल सके, ताकि वो ट्रांजिशन कर सके पुराने सेक्टर्स से नए सेक्टर्स की तरफ। तो ये भी, इस पे भी गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग द ट्रांजिशन, क्योंकि अदरवाइज ट्रांजिशन कैन बी पेनफुल। ठीक है, एक आखिरी सवाल अली फरीद साहब के, अब ज़ाहिर है बजट कुछ ही दिन में अनाउंस होगा। जो फिस्कल सिचुएशन पिछले कुछ अरसे में रही है हुकूमत के लिए बड़ी चैलेंजिंग रही है, इस वक्त कोई स्पेस, कोई रिलीफ आपको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले बजट में कुछ बेहतर खबरें भी लोगों के लिए हो सकती हैं? जी, खबरों में मैं पढ़ तो रहा हूँ कि शायद सैलरी क्लास को थोड़ा सा कोई रिलीफ मिले। गवर्नमेंट जो है बार बार यही रिकग्नाइज भी करती है, बार बार रिपीट भी करती है कि वो ये इस बात का उनको एहसास है कि सैलरी
तबके पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, और इस बर्डन को शेयर करने का एक ही तरीका है कि और सेक्टर्स पे टैक्स लगाए जाए जहाँ पे टैक्स नहीं कभी कलेक्ट हुआ। तो आई नो कि क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को एक्नॉलेज करती है, तो आई होप कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम करेगी। एक इंपॉर्टेंट पहलू आपने जो अपने कमेंट में जिक्र भी किया था कि हम अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम 2.7 से अब 4.2 की तरफ बात कर रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम में हम पिछले कई महीने से यही बात, आपका सवाल आता था कि ग्रोथ कब आएगी। तो ये भी एक खुश आइंद बात है कि हमने स्टेबलाइजेशन कर ली, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म ले आए, तो अब अगले साल से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ क्रिटिकल ईयर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए एक नई डेट सामने आई है, क्या उसकी तफसीलात हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कौमी एयरलाइन PIA माजी में एक मुनाफा बख्श इदारे के तौर पर काम करता रहा है, बल्कि कई नई एयरलाइंस के लिए तरबियती मरकज़ भी रहा है। आज से 20 साल पहले की हम बात करें तो आखिरी बार कौमी एयरलाइन ने 2004 में 2.3 अरब से ज़ायद की आमदनी की। लेकिन फिर एक आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वक्त भी आया कि कौमी एयरलाइंस के खसारे बढ़ते चले गए और 2005 से 2024 तक PIA ने 600 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाया है। मौजूदा हुकूमत मुल्क के माशी हालात की बेहतरी की तरफ लाने के इक़दामात में अहम प्राइवेटाइजेशन या निजकारी को भी समझती है और पहले भी PIA की प्राइवेटाइजेशन की राह हमवार करने की कोशिश करती रही है। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने गुज़िश्ता साल 2 अगस्त 2024 को 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दी थी, जिन्हें 3 मराहिल में फ़रोख्त किया जाना था, और इनमें फ़ेज़ 1 में जिन इदारों की निजकारी की जाएगी उनमें सर फहरिस्त PIA मौजूद है। PIA की नीलामी की कोशिश साल 2024 में उस वक्त नाकाम हुई जब कौमी एयरलाइन सिर्फ एक ही फर्म ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने उसकी बोली लगाई, और वो भी सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई। और चूंकि ये बोली की रकम $300 मिलियन की मतलूबा कीमत से कहीं कम थी, इसलिए उसे मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत कौमी एयरलाइन को माली बहरान से निकालकर फ़ाल इदारा बनाने के लिए 51% से लेकर 100% तक शेयर्स फरोख्त करने का इरादा रखती है। और इसी सिलसिले में अब एक बार फिर कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के लिए बोली में इज़हार दिलचस्पी की आखिरी तारीख 3 जून से बढ़ाते हुए 19 जून तक कर दी गई है, लेकिन निजकारी के अमल के लिए दीगर तमाम शराइत व ज़वाबित में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब शराइत के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने PIA के 51% से 100% तक के अक्सरियती शेयर्स के लिए लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इज़हार दिलचस्पी के लिए बुलाया है। नोटिस के मुताबिक किसी भी फर्म, कॉरपोरेट बॉडी, कंसोर्शियम या ज़ाती तौर पर हर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ $5,000 या 14 लाख पाकिस्तानी रुपए की नाकाबिले वापसी फ़ीस अदा करना है, जिसके साथ वो EOI जमा करा सकता है। इज़हार दिलचस्पी जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी इन्वेस्टर्स की सहूलत के लिए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2024 में कौमी एयरलाइन ने तकरीबन 9.4 बिलियन रुपए का ऑपरेटिंग और 26.2 बिलियन रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। और साल 2004 के मुनाफे के बाद ये इन तमाम सालों में कम तो ज़रूर है, लेकिन साल 2005 से साल 2023 तक के नुकसान के मुकाबले में कुछ तो बेहतरी और एक उम्मीद की किरण इसको कहा जा सकता है। तो अब जब ये इदारा मुनाफा दे रहा है तो इसकी निजकारी क्यों ज़रूरी है। रिसेंटली हमने देखा कि यूरोप के रूट्स भी अब बहाल हो चुके हैं, जो कि पिछले 4 साल से उन पर पाबंदी थी, और UK के रूट्स अगर बहाल होते हैं तो फिर इस मुनाफे में मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। हम गुफ्तगू करेंगे। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता PIA एक प्रॉफिटेबल मोड में आता जा रहा है, तो अभी भी इसकी निजकारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम 1-1.5 साल पहले समझते थे। देखिए, अगर आपने जो बातें की कि एक माजी आपने बताया 2004 से लेकर 2024, उस माजी में अगर हम देखें 600 बिलियन प्लस के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उस एक्यूमुलेटेड लॉसेस में वो प्रॉफिट में आप पहले दफ़ा जब देख रहे हैं 9.2, आपने खुद सारी बातें बताई, 26 पॉइंट आपने नेट की भी बातें की। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जितने आपके पास लायबिलिटीज़ थी वो आपने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जिसको SCCP के ज़रिए जिसका इजरा किया गया, आपने इसको सब्सिडी बनाकर एक होल्डिंग कंपनी खड़ी कर दी और उस होल्डिंग कंपनी में आपने सारी लायबिलिटीज़ पार्क कर दी। जब आपने सारी लायबिलिटीज़ पार्क कर दी तो एक कंपनी जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो माइनस ऑफ दैट लायबिलिटी या माइनस ऑफ द फाइनेंशियल कॉस्ट्स, माइनस ऑफ द पेएबल्स या माइनस ऑफ द मैंडेटरी एक मैच्योर्ड स्टेजेस पे
जो वाजिबुल अदायगी थे कहीं पे, वो सब एक किस्म का फ्रीज हो गए, वो दूसरी तरफ चले गए। अब ये सूरत हाल जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ही, जिसको हम कहेंगे कि ताज़ा है, ये शायद मई 2024 की बातें हैं कि ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स हुई। अब उस स्कीम अरेंजमेंट्स के बाद आप देख रहे हैं कि जो एंड ऑफ द दिसंबर 2024 में जो फिगर्स आपने सारी डिटेल्स में बताई दी हैं, तो आप उसकी वजूहात भी जानना चाहते हैं। चले जी, पहली वजह तो ये है कि आपने इसको एक किस्म का, सलीस उर्दू में कहूँ कि इसको आपने क्लेम किया है ऑफ ऑल दी पेएबल्स को आपने हटा दिया है। अब हम वापस आते हैं कि दूसरी एक वजह ये, जिसको मैं समझता हूँ कि जिसमें शायद फाइनेंशियल एडवाइजर जिसने ये सारा एक स्ट्रक्चर बना कर दिया था, जिसमें सिर्फ एक बोली आई, आपने खुद बताया 10 अरब रुपए की, जबकि मेरा ख्याल है कि उस वक्त इफ़ आई कैन रिकॉल तो उस वक्त शायद 85 बिलियन रुपीस की जो है एक मिनिमम जो है बेंचमार्क रखा गया था जी। और 10 अरब रुपए के हवाले से भी एक ही कंपनी आई। फिर उस कंपनी का जो बैकग्राउंड था, वर्किंग बैकग्राउंड, वो भी कुछ नहीं था। चलो आपने यहाँ पे तो रिलैक्स कर दिया, आपने खुद ये बातें बताई हैं कि आपने यहाँ इंडिविजुअल्स को भी दे दिया है, बल्कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस कि किसने खरीदनी है, क्या उसके पास क्या कोई तजुर्बा होगा, ये भी आपने एक्सक्लूड कर दिया। क्या उसने कभी एयरलाइन चलाई होगी, ये भी एक्सक्लूड हो गया। क्या वो एक्सपर्टीज उस हवाले से है कि वो एयरलाइन के साथ किसी तरीके से इनडायरेक्टली एसोसिएटेड रहे, जिसको हम करते हैं सपोर्ट बिजनेसेस या ऑपरेशन मेंटेनेंस बिजनेसेस। आपने सारी चीज़ों को कर दिया रिलैक्स। नाउ दिस इज अ ओपन फील्ड। अगर कोई इंडिविजुअल भी उसमें आना चाहे तो मेरे अपने ख्याल में वो भी आ सकता है। तो आपने एक अट्रैक्शन पैदा की, उस अट्रैक्शन के नतीजे में आपने दिसंबर 2024 की आपने खुद फिगर्स बता दी, और मेरे अपने ख्याल में कि ये फिगर्स जो हैं वो अगर इसको एक क्रिटिकली ऑडिट के ज़रिए एनालाइज किया जाए कि क्या इस वक्त जो कुछ है उसके एसेट्स के ऊपर चार्ज होने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं, उस एक्टिविटीज़ के हवाले से उसकी कीमत और उसके ऊपर क्या रिटर्न्स हैं और किस किस्म की जो है वो मिनिमम एक प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये भी एक नुक्ता है जिस पे काम होना चाहिए। मगर हम वापस आते हैं कि और क्या, मेरा ख्याल है कि पिछले फाइनेंशियल एडवाइज़र ने, जिसका मेरा ख्याल है कि एक एहसाब तो होना चाहिए था, मगर पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चुपके से वक्त के साथ साथ बिल्कुल खामोशी इख्तियार करती हैं कि उसने पीआईए की अपनी एक प्रीमियम साख थी। पीआईए के पास तो रूट्स थे, पीआईए के पास जो है मुख्तलिफ एयरलाइन के साथ अलाइंसेस थे, और इस सारी को हम, जैसा उर्दू ज़बान में हम पगड़ी कहते हैं, कि एक पगड़ी पर बैठे हुए एसेट्स जो हैं, उस पगड़ी की जो वैल्यू थी, जो प्रीमियम था, हमें यहाँ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से एक नाम, एक ट्रेडमार्क, एक कॉपीराइट, उसकी भी बड़ी कीमत होती है ऑपरेटिंग वैल्यूज के हवाले से। वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त उसको उजागर नहीं किया गया और आपके सामने है वो फेल हो गई। अब उस फेल के बाद जो है हम कुछ एक प्रेशर में हैं। थोड़ी देर के लिए हम बात करें हमारे पर क्या प्रेशर है। हमारे पर ये प्रेशर तो हो सकता है कि 11 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स जो IMF ने हमें दिए हुए हैं, उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात भी कहीं पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नज़र तो आती है। मगर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जो आपको बताऊं कि अगर आप प्रोजेक्टेड एक किस्म का कलेक्शंस को देखेंगे, मेरा ख्याल है कि लोगों को चाहिए वो रिपोर्ट भी देखें IMF के वेबसाइट पे, आप वहाँ पे देखेंगे कि 2030 तक रिसीवेबल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ज़ीरो हैं। इसका मतलब तो ये है कि मेरे अपने ख्याल में कि खुद IMF के जो एक्सपर्ट्स हैं पीछे जो प्राइवेटाइजेशन के साथ हैं, क्योंकि एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो भी बातचीत होती है उसमें IMF के बातचीत के पीछे 48 एक्सपर्टीज इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि बजट के खदोखाल जो है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में 80 से 90 होते हैं। उस 80 से 90 चीज़ों को अब्दुल जब्बार साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन अगर ये चलें IMF की का मुतालबा ना भी हो या उनका प्रेशर ना भी हो प्राइवेटाइजेशन का, तो भी हमारी मुल्क की जो इकॉनमी की इस वक्त हालत है उसमें तो ये हमें निष्कारी करनी ही है। वो ये 20-25 इदारों की और उनमें PIA सर फहरिस्त है। अब ये पिछले साल के मुकाबले में इस वक्त हालात कितने बेहतर हैं, जब यूरोप के रूट्स भी बहाल हो चुके हैं, UK के रूट्स भी अनकरीब बहाल अगर हो जाते हैं तो ये रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। तो उसके बाद पिछले जो बिडर्स थे उनकी तादाद में भी आप इस वक्त इजाफा होते देख रहे हैं, बोलियां भी इस वक्त बेहतर फिर नज़र आएंगी पिछले के मुकाबले में।
देखें, आप की जो बात है उसको मेरा ख्याल है कि मैं भी उसी तरीके से सोचने की कोशिश अब कर रहा हूँ कि यस, जो रिलैक्सेशन है कोई भी ले सकता है। उसकी जो स्ट्रिंजेंट रिलेशनशिप पहले होती थी, एक्सपर्टीज प्रोफेशनल, वो अब एक्सक्लूड हो गई है। तो अब एक ओपन फील्ड है। अब ओपन फील्ड के बाद जो दूसरा मैं सवाल शायद हो सकता है आपसे पूछूं, आप कभी ये प्रोग्राम कीजिएगा कि आपके 600 अरब रुपए हैं एक कंपनी के ऊपर, 600 अरब रुपए के ऊपर बेयर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, हम प्रॉफिट की बात करें, हम कहें कि इस लायबिलिटी को आखिर कैसे पे करना है, अगर नहीं करना है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगी। तो क्या वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है, वो जो अभी आपने मुझे फिगर्स बताई, मेरा ख्याल है 9.2 बिलियन की आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था मुझे जी। तो उस चीजों को भी मेरा ख्याल है कि एक क्रिटिकल व्यू में देखने की जरूरत है। बिल्कुल। ओनली ऑन सरफेस आप इन चीजों को बाहर कर आप कह रहे हैं कि 9.2 बिलियन, तो मेरे अपने ख्याल में कि जो पीआईए की पूरी अपनी हिस्ट्री 2004 से अभी तक जो रही है, अब अगर 2004 से लेकर 2024 की एक रिकरिंग हिस्ट्री, इसको जो है एक बीमारी में बढ़ता हुआ ही देख रही थी। तो इस वक्त जो है मेरा ख्याल है दो राय नहीं होनी चाहिए, इसको प्राइवेटाइज होना चाहिए। चले सही, अब ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, इस पर आने वाले दिनों में हम मजीद भी नजर रखेंगे और वक्तन फवक्तन इस पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, साबिक मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुनी इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।